Hello and welcome on Zontech Online Education. Zontech, one of the best coaching institute preparation engineering exam. So friend, we will discuss on various aspects of political science in reference to Rajasthan. And this class is just like final revision of this particular BCTQ section about Rajasthan polity. और मैं हिंदी मीडियम में छात्रों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लास है एक तरीके से राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका रिवीजन है। इसके अंदर मैक्सिमम जो आपके सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब पॉइंट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। और एक क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाऊँगा, दोनों की ओर सूटेबल हैं। तो आप इसके अंदर रिवाइज कीजिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस ऑन दिस क्लास पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट, सेकेंड, इम्पोर्टेंट कमीशन इन द स्टेट। थर्ड, फैक्चुअल डेटा रिलेटेड टू गवर्नर, सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार की शाखाएं हैं वो कौन सी हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कमीशन इन द स्टेट, जो राज्य के अंदर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आयोग हैं उसके बारे में चर्चा होगी। थर्ड है फैक्चुअल डेटा रिलेटेड टू गवर्नर, सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो फैक्चुअल डेटाज हैं गवर्नर के, सीएम के और स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। ये आपके सिलेबस के अंदर भी मैंशनड है। आज हम इसके बारे में, हमारा लास्ट फाइनल राजस्थान पॉलिटी सेशन है ये, इसके अंदर हम पूरी चीज़ रिवाइज करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड अबाउट राजस्थान ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एज वेल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट, first question is, and first concept is branches of government. ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट यानी हिंदी में कहें सरकार की शाखाएं। आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारा भारत का शासन तंत्र है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फेडरल सिस्टम पे, इसे हिंदी में कहें संघात्मक शासन या शक्तियों का विभाजन है। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। स्टेट को अलग है, सेंटर को अलग है, इस तरीके से हमने पावर का सेपरेशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, उसके अंदर गवर्नमेंट को अलग अलग ब्रांचेज हैं, क्योंकि इतने पूरे देश को चलाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग वर्क हैं इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी 3 ब्रांचेस कर दी गई हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकेंड लेजिस्लेचर और थर्ड है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। उसके बाद है सेकंड है लेजिस्लेचर, या इसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका। एंड थर्ड है जुडिशरी या न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड देन जुडिशरी, ऑल दिस 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यपालिका होती है, एग्जैक्टली इसके अंदर 3 कंसिस्ट ऑफ 3, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। या इसको हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सेकंड इसके अंदर रहेंगे प्रधानमंत्री, और थर्ड है मंत्रिपरिषद। Executive consists of president, vice president, then a prime minister and council of minister. And this word council of minister या मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अंदर है। यहाँ पे मंत्रिमंडल या कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात की गई है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिनका अध्यक्ष
मुख्यमंत्री होगा, आर्टिकल 163। तो यहाँ पे हमको पता चला कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं कार्यों का। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बाद हम लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर मतलब होता है आपकी व्यवस्थापिका, आपके जो भी बिल बनते हैं, विधेयक बनते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, वो लेजिस्लेचर हैं। ये इनका है, इसमें एक लोकसभा और राज्यसभा, या हिंदी में मैं लिख रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा। ये जो भी हमारे कानून बनते हैं वो संसद के अंदर बनते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, ये व्यवस्थापिका या विधायिका भी कहते हैं, इसको हिंदी में विधायिका भी कहा जाता है। लेजिस्लेचर या विधायिका या व्यवस्थापिका, इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा है वो लोअर हाउस है, जिसे निम्न सदन कहते हैं, पॉपुलर हाउस या इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। और जो राज्यसभा है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा के अंदर होता है। और राज्यसभा एक तरीके से अपर हाउस है और एक कहने का मतलब स्टेबल स्थायी सदन है ये। इसके अंदर हर वक्त, हर साल 2/3 जो सदस्य हैं वो चेंज इसके अंदर होते रहते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा। थर्ड बात आती है जुडिशरी या न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस न्यायपालिका के अंदर आते हैं। अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या इनकी जिम्मेदारी की बात करें तो इसके अंदर आता है एग्जीक्यूटिव में टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब जो लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, जो संसद है, जो भी कानून बनाती है, जो भी लॉज बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, इसको क्रियान्वित करती है। किस तरीके से ये इंडिया की इस गवर्नमेंट के अंदर, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से कार्य करेगी। तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जिम्मेदारी की लेजिस्लेचर की, तो टू मेक लॉ। कहने का मतलब कानून को बनाना, विधि को बनाना। आज जो भी हमारे ऊपर शासन हो रहा है वो विधि का शासन है, और विधि के शासन के अंदर जो भी एक्ट हैं, बिल हैं, जिस तरीके से अधिनियम बनते हैं, ये सब बनाती है लोकसभा, राज्यसभा। और इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक लॉ, या कहने का मतलब कानून का निर्माण या विधि का निर्माण। कानून या विधि का निर्माण। ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी के अंदर, और ये चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन्ड है। जब आप तक ये यहाँ तक नहीं पढ़ पाओगे तो आगे तक आपकी प्रॉब्लम रहेगी। थर्ड बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर और कॉन्फ्लिक्ट। जुडिशरी का यहाँ पे काम है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी विवाद की इशू है, उसको जस्टिफाई करना। इट्स सेंस अगर इसको नटशेल में बात करें तो जो आपकी लेजिस्लेचर है वो बनाती है टू मेक लॉ, लॉ को बनाना। ये करती है इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी है इसको इंटरप्रेट करती है। ये बेसिक है आपका ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। जिससे आप यहाँ भी देख सकते हैं भारत सरकार की संरचना में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। सबसे पहले आपकी होती है केंद्र सरकार, उसके बाद होती है राज्यों में राज्य सरकार, फिर पंचायती राज और म्यूनिसिपल पार्टीज, जो नगरीय निकाय वगैरह हैं। ये सब इस तरीके से सेटअप होता है। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। केंद्र सरकार, फिर आते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती हैं आप इसके पंचायती संस्था। अगर हम पंचायती संस्था की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल है 73, इसके लिए संविधान संशोधन है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत पंचायती संस्था को दे गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, या हिंदी में कहीं संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 73 स्पेशली पंचायती राज के लिए, और इसके लिए पार्ट है 9th, और नगरीय निकाय उसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके लिए पार्ट है 9th ए। आपको ये ध्यान रखना है। और इनको ये संविधान संशोधन करने का मतलब ही यही है कि इनको अच्छी तरीके से संवैधानिक मान्यता मिले, 3 टायर सिस्टम हो, इनको फ्रेमवर्क अच्छा मिले, इनको फाइनेंशियली डिसीजन लेने की सुविधा हो, कोई भी ये पर्सनली वर्क कर सकते हैं, टैक्सेशन कर सकते हैं। एक तरीके से जो स्टेट लेवल में पहले इंक्लूड होते थे, तो वहाँ जो प्रॉब्लम थी, जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट है इनको रिजॉल्व कर देती, जब चाहे इलेक्शन कराती, ये चीज़ नहीं हो। ये आराम से फ्री बॉडी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ऑटोमेटिक जो ग्रास रूट की हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको ये मेंटेन बनाए रखें।
तीसरे पंचायती राज थी। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल के अंदर पंचायती राज का उल्लेख है, ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 73 है, 64 है, 74 है या 69 है, तो आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको उसमें राइट करना है। आज मैं आपके यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन, कॉन्सेप्ट के साथ आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजर हमारा आज कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि हमने सभी ऑब्जेक्टिव इसके लगभग सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम कुछ ऑप्शन पढ़ेंगे, उस ऑप्शन को आपको राइट करना है जो सही हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किस आर्टिकल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टेट गवर्नमेंट आपके सिलेबस में है और मैंने आपको क्लास में भी लिखवाए आर्टिकल। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है या डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिखा गया है, उल्लेख है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अलग आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके में पार्ट आया है 9th A। उसके बाद इसके अंदर आर्टिकल है 243P2, 243ZZ। इतनी क्लासों में हमने राजस्थान पॉलिटी एक ऑब्जेक्टिव BCTQ के फॉर्मेट में पढ़ा है। आज एक तरीके से मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, और इसके बाद हमारी पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। देन हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी क्लास लेंगे वो आपका नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, टुमारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंट जो आयोग हैं या कमीशन हैं, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक बार। आयोग के अंदर आपके कौन कौन से हैं? एक तो है राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, दूसरा है राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, थर्ड है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और लास्ट एक है, अगर डिफरेंट के बाद बात करें, लोकायुक्त। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफिंग करेंगे कि इसमें क्या प्रोविज़न है और किस तरीके से अभी वर्तमान में है, और पहले कौन थे, सीरीज़ क्या है, इनके फंक्शन क्या है। ये आप जब भी कोई कमीशन पढ़ते हैं या आयोग पढ़ते हैं, आपको इस फॉर्मेट में पढ़ना है कि जिससे आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो या एक माइंड मैपिंग हो। जब भी आप उसको पढ़ें तो आपको ज़्यादा इसके अंदर हेजिटेशन फील नहीं हो और मिक्स्ड नहीं हो जाए। सबसे पहले आप कोई भी कमीशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप देखो उसके गठन की तारीख, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, गठन या डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सेकंड है नेचर या इसको हिंदी में कहें प्रकृति। थर्ड आपको देखना है उस आयोग से संबंधित कंपोजिशन मतलब होता है संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। फोर्थ आपको देखना है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, या इसको हिंदी में कहें नियुक्ति, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपॉइंटमेंट के बाद टेन्योर, कि इनका कार्यकाल कितना है। टेन्योर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिजाइन या त्यागपत्र। उसके बाद आएंगे फॉर्मर चेयरमैन या इसको हिंदी में कहेंगे पूर्व अध्यक्ष। जो भी सीरीज है, अध्यक्ष कितने रहे, क्या रहे, ये पूर्व अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष है। और लास्ट यहाँ आएगा इन प्रेजेंट कौन है अभी अध्यक्ष,
और लास्ट में आएगा वर्क एंड फंक्शन, कार्य एवं शक्तियाँ। कोई भी आप कमीशन पढ़ो, अगर इस फॉर्मेट में आप पढ़ोगे तो आपको इजी याद रहेगा। बाकी आप इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली जाओगे तो इसमें आपको याद नहीं रहेगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट है। आप कोई भी कमीशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट देखिए कि कब ये गठन हुआ, कब इसकी नियुक्ति, कब इसके कॉन्स्टिट्यूट हुआ। सेकंड आपको देखना है उसकी नेचर के बारे में, इसका नेचर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पहले भी मैं आपको कर चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट्यूटरी का है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इट डिराइव्स हिज पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अंदर की उससे जो शक्तियाँ, उससे संविधान से शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। दूसरी बात, ये इसमें स्पेसिफिकली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्पेसिफिकली या विशिष्ट रूप से मेंशन है, उसके आर्टिकल हैं, और इसके अंदर कुछ भी संशोधन करना है तो संवैधानिक संशोधन होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और स्टैट्यूटरी को कहते हैं वैधानिक या सांविधिक निकाय। इसका मतलब वो आयोग या कमीशन जिसका निर्माण पार्लियामेंट्री एक्ट से हुआ है, जो एक्ट से बने स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का, वो होती है स्टैट्यूटरी या सांविधिक या वैधानिक। तो यहाँ हम उसके बारे में बात करेंगे कि नेचर क्या है। थर्ड है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब होता है संरचना। आप कोई भी आयोग देखेंगे उसके अंदर चेयरमैन और मेंबर रहेंगे, अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे। ये कितने हैं, किसी में 1 है या 10 हैं मेंबर हैं, किसी में 1+5 है, किसी में 2+3 है, जो भी वॉट एवर है वो यहाँ पे देखा जाएगा कि इसके अंदर कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या है। फोर्थ है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब कि इन्हें नियुक्त कौन करेगा, जो भी अध्यक्ष हैं, मेंबर है, इनको नियुक्त कौन करेगा, गवर्नर करेगा, सीएम करेगा, कोई कमिटी है, एलओपी है, जो भी है, ये चीज़ें अपॉइंटमेंट में देखेंगे। फिर होता है टेन्योर। टेन्योर मतलब कार्यकाल। कार्यकाल यानी जो भी संस्था के अध्यक्ष हैं, सदस्य, इनका कार्यकाल कब तक है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। फिर रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, किनको त्यागपत्र देंगे। देन फॉर्मर चेयरमैन यानी जो पूर्व अध्यक्ष है, क्योंकि पिछले बार आरपीएससी के काफ़ी फॉर्मेट में देखा गया है फॉर्मर चेयरमैन को पूछा जाता है, पूर्व अध्यक्ष कौन से रहे। उसके बाद जो सीरीज़ है उसको भी याद रखनी है। सीरीज़ आपको वही याद रखनी है जहाँ पे अब तक जिन कमीशन के अंदर 4 से 5 मेंबर ही हो। आपको ऐसे याद नहीं रखना है कोई 25वें मेंबर कौन से 26वें मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके जो आयोग हैं या कमीशन है, अभी न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली बिल्ट है, नए बने हुए हैं, उसके अंदर 4 या 5 अध्यक्ष हैं, वो आपको मेजरली याद करना है। पर सब में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है उनके प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन कौन है, आपको याद करना है। फिर लास्ट में कार्य और इसकी शक्तियाँ। ये प्रोसेस रहेगा। आप कभी भी कोई भी एग्जाम से पहले भी अगर आप रिवीजन करते हैं, आपको इस फॉर्मेट में याद करना है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका गठन कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट या कॉन्स्टिट्यूट कब हुए ये। तो ये है जुलाई 1994। ठीक है, ये आपका हो गया गठन की तारीख या एस्टेब्लिशमेंट डेट। सेकंड है इसकी नेचर के बारे में। तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक है क्योंकि इसका आर्टिकल है 243 के। सेकंड है, यहाँ पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल का 243 के, और एक है 243 ZA। दिस फॉर पंचायती एंड दिस फॉर अर्बन लोकल बॉडी। ये पंचायत के लिए और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में मेंशन है आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 Z है। दूसरी बात, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक सदस्यीय निकाय, इसे कहते हैं यूनिलैटरल बॉडी। ये जो एक सदस्यीय निकाय है, इसके अंदर राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, और इनकी नियुक्ति करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, जो सेंटर वाले होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो नियुक्ति करते हैं विथ रेफरेंस एंड विथ एडवाइजरी ऑफ सीएम। सीएम से परामर्श लेके राज्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ये सीनियर आईएएस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। सीनियर आईएएस होते हैं, या कहने का मतलब जिनको 7 ईयर्स to 8 ईयर्स तक एसीएस के पद पर काम करने का तजुर्बा हो या एक्सपीरियंस हो। एसीएस मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर इन्होंने काम किया हो 7 to 8 ईयर्स,
या सीएम जिसको रेकमेंडेड करें, तो ये इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें नियुक्ति होती है। वैसे नियुक्ति का प्रावधान तो गवर्नर करता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से आपको बनाया जाए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो उसको आपको राइट करना है, गवर्नर हो तो गवर्नर को राइट करना है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, यहाँ कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो 565 या जो भी 5 साल हो पद से, या 65 जो भी पहले हो एज, वो 565 का इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल हो गया। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इनको हटाएंगे कौन, तो राज्यपाल इनको हटाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेन्योर हो गया, रिमूवल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अब बचते हैं प्रथम और अभी रिसेंटली करंटली कौन है। तो प्रथम थे राज्य निर्वाचन आयोग अमर सिंह राठौड़, और अभी करंट है, प्रेजेंट में है प्रेजेंटली प्रेम सिंह मेहरा। ये चीज़ें हमने पूरी डिस्कस कर ली। आपका टॉपिक हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको याद रखना है फर्स्ट अमर सिंह राठौड़ और करंटली हैं प्रेम सिंह मेहरा। ये एक तरीके से राज्य के अंदर पंचायती राज संस्था और जो नगरीय निकाय है उसके अंदर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव को कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो हियर वी डिस्कस अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट डेट, सेकेंड है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, फंक्शन एंड पावर, प्रेजेंटली चेयरमैन and former chairman. We will include all these things for study of state election commission or anything else different portion of polity science, because all these things generally make our mind about mind mapping. It will all clear your doubts about this particular topic. Next बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। SHRC। अब SHRC की बात कर रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, तो इसका बेसिकली मीनिंग है जब सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर पार्लियामेंट में एक अधिनियम पास हुआ था, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993। इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि सेंटर के अंदर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, NHRC। देयर आर प्रोविजन ऑफ सेटअप एंड मेकअप ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एज वेल इन स्टेट देयर शैल अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोनों जो केंद्र और राज्य के अंदर है अलग अलग ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी स्थापना के बारे में प्रोविज़न था या प्रावधान था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देन बात करते हैं SHRC बन गया मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो पार्लियामेंट या संसद के अंदर पारित हुआ था। इसके अंदर केंद्र में या सेंटर में NHRC और स्टेट के अंदर SHRC का गठन हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब राजस्थान के अंदर मार्च 2000 के अंदर ये बॉडी है, ये कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हो गया था, या हिंदी में कहें प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो गया मार्च 2000 with the setup of 1+4 in that time. What is 1+4? 1 chairman and 4 members. यानी यहाँ पर 1+4 एक अध्यक्ष और 4 मेंबर सदस्य हैं, उसके साथ मिलकर ये सेटअप हो गया था। यहाँ पे ये राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का निर्माण हो गया था। फिर 2006 में अमेंडमेंट होता है मानवाधिकार अधिनियम के अंदर, और इस सेटअप को किया जाता है 1+2 कि एक अध्यक्ष और 2 मेंबर रहेंगे। फिर अभी रिसेंटली 2019 के अंदर इस एक्ट में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, और यहाँ पे 1+2 को तो रहने ही दिया है, साथ में +1 और किया है, और इस +1 को महिला को जोड़ा गया इसमें सदस्य के रूप में। यानी ऐसी महिला जिसको एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। इट कुड बी
एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, यानी ऐसी महिला जिसको इस क्षेत्र के अंदर अनुभव हो या कोई एक्टिविस्ट रही हो, इसको यहाँ पे महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान 2019 के अंदर किया गया है। टेन्योर की बात करते हैं, इसको 365 कर दिया गया है अभी रिसेंटली। पहले 565 था, 365, यानी जब भी आप पद ग्रहण करते हैं उससे 3 साल या आपकी उम्र 65 साल जो भी पहले हो, तो वहाँ इसको इसके लिए यहाँ पे ये टेन्योर की बात की गई है। टेन्योर के बाद अगर हम बात करते हैं, SHRC के प्रथम अध्यक्ष रहे कांता भटनागर, आपको याद रखना है। और इन प्रेजेंट अभी कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी प्रेजेंटली स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। BCTQ की सीरीज से फॉर्म होकर यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ बात की है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान लोकायुक्त, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लोकायुक्त। लोकायुक्त इज बेसिकली एंटी टेररिस्ट बॉडी और ombudsman. This word particular ombudsman derived from Sweden. It is Swedish word which defined and which reflect as representative of people. यानी जो आपका लोकायुक्त है ये एंटी टेररिस्ट बॉडी है, या कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार को रोकने वाली बॉडी है। और इसका जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर ऑफ लोकायुक्त है, ये ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन स्वीडन से लिया गया है। स्वीडन कंट्री, वहाँ से नाम लिया गया है। ओम्बड्समैन ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यही नाम है जो हम यहाँ राजस्थान में लोकायुक्त कह रहे हैं। स्वीडन वाले ओम्बड्समैन कह रहे हैं, रशिया वाले प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, डेनमार्क वाले कमिश्नर कह रहे हैं, केरल के अंदर पब्लिक मैन कह रहे हैं। इनके अलग अलग नाम है। हम यहाँ राजस्थान में इसको लोकायुक्त, राज्य के संदर्भ में और केंद्र के संदर्भ में लोकपाल कहते हैं। और आपने देखा होगा अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ काफ़ी हाईलाइटेड हुई थी। बेसिकली लोकपाल का मतलब ये है कि जो भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र, जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी करप्शन है, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद कोई भी अपने पद का दुरुपयोग करता है, कोई भी लोक सेवा अधिकारी, तो इसके बारे में कहने का मतलब स्वतः संज्ञान लें, इसको हाईलाइट करें, गवर्नमेंट के पास इसकी रिकमेंडेशन भेजें। अगर वो गिल्टी में फील्ड होता है, उसके अंदर अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो उसके अंदर क्रिमिनल केसेस करके सज़ा मिलती है। ये इसका काम है एज ए एडवाइजरी। ये एक तरीके से कहा जाए तो सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है। नंबर 2, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पावर। इनका कार्य क्षेत्र क्या है और इनका कार्य क्षेत्र क्या नहीं है, यानी किन लोगों के ऊपर ये सुपरवाइजन या इंस्पेक्शन कर सकते हैं और किन संस्थाओं या किस अधिकारी या किस व्यक्ति विशेष पे ये इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है, किस किस को ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं या इनके दायरे में आते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले इनके दायरे में कौन आएंगे, जो भी लोक सेवक हैं, ये इनके पब्लिक सर्वेंट। सेकंड, इसके अंदर जो भी आपके प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, ये इनके स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन में। इसी तरह जो जिला परिषद प्रमुख है, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, और भी जो गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जैसे बीज निगम है, सीड कॉर्पोरेशन है, और भी दूसरी कंपनी है, वो इनके अंदर इंक्लूडेड होती है स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर। और कौन सी नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमारे जुडिशरी के अंतर्गत है, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के किसी भी कोर्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। CM नहीं है। उसके बाद आपका महालेखाकार है, वो एडवोकेट वो भी नहीं है महालेखाकार। उसके बाद आपके इसके अंदर MLAs भी नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें, जैसे विधानसभा के सदस्य हैं, ये भी इसके अंदर नहीं है। तो ये जो कुछ पार्टीज़ हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बट रिसेंटली ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, CM हैं, MLAs हैं, इन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका लोकायुक्त हो गया। और लोकायुक्त के अंदर अब बात करें फॉर्मर लोकायुक्त कौन से फर्स्ट थे, तो ID दुआ, ये आपको याद करना है। और रिसेंटली कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ये आपको याद रखना है, ID दुआ एंड प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लोकायुक्त। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है और इसमें हमने प्रीवियसली भी काफ़ी इसके बारे में BCTQ किया है, ऑप्शन सीरीज चलाई है। तो लास्ट इसके रिवीजन के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विच बिल एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड फॉर करप्शन फ्री फैसिलिटी एंड टाइमली बाउंड फैसिलिटी। होता क्या है, लोक सेवा का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई भी
आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट से आप सर्विस ले रहे हैं, जैसे आप ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडिंग नेम इन वोटर लिस्ट है, राशन कार्ड है, कोई भी आप गवर्नमेंट से सर्विस ले रहे हैं, उसको सर्विस को आपको गवर्नमेंट फ्रीली दे, इजीली दे, विथ टाइम बाउंड मैनर, यानी समयबद्ध लोक सेवा या व्यवस्था का वितरण करना, या इस चीज़ को मैंडेटरी करने के लिए और इफेक्टिवली लागू करने के लिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंदर लाया गया था गहलोत सरकार ने। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर बात करेंगे, डेट है, एक डेट है 21 सितंबर 2011, इस दिन ये पारित हुआ, असेंट हुआ। और सेकंड है 14 नवंबर 2011, दो डेट आपको याद रखनी है। इस तारीख को ये एग्जीक्यूट हुआ, यानी इस तारीख को एक तरीके से इम्प्लीमेंटेड हुआ, लागू हुआ ये, और इस तारीख को पारित हुआ। दो डेट ये हो गई। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम के बारे में, इसमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इनके अंदर कितनी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो भी रिसेंटली 2021 के अंदर इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट और कुछ सर्विसेज एडेड हैं। इसके अंदर अब हो गए 22 तो डिपार्टमेंट और 221 सर्विसेज, ये अपडेटेड है अब तक, राइट नाउ, टिल नाउ 22 और 221। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, 22 एंड 221, ये चीज़ें अभी इसके अंदर एडेड है, डिपार्टमेंट एंड सर्विस, यानी इस सर्विसों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट में जब एक्ट बना था 108 था, उसके बाद 153 हुआ, 156, अब करके 221 हो गया। यानी मैक्सिमम सर्विस जो गवर्नमेंट है वो सिटीज़न को प्रोवाइड कर रही है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ईजीली सर्विस, फ्रीली सर्विस और टाइमली मैनर्ड में जो सर्विस है वो सिटीज़न को मिले। तो ये आपका हो गया लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, और इसका प्रोसेस भी बताया। इसके अंदर दो चीज़ें होती, थोड़ा आप समझ लीजिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपके सर्विस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो गवर्नमेंट में, तो आप पर्टिकुलर आप यूजुअली आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है टाइम पीरियड का, कि कोई भी उनका एम्प्लॉई आपको बता देता है कि सर दिस प्रॉब्लम विल सॉर्ट आउट इन 2 days 3 days एंड 5 days वॉट एवर। आप 4-5 दिन उसका इंतज़ार करते हैं, फिर आप उसके पास जाते हैं, फिर बताते हैं कि सर इसमें अंदर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो आप उसके बाद भी आपको वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो देयरफॉर आपको जाना पड़ेगा प्रथम अपील अधिकारी। इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेशन है कर्मचारी, इसके बाद आपके 30 डेज़ के अंदर प्रथम अपील अधिकारी या फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास आपको जाना होता है 30 डेज़ में। बट अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, आप 30 डेज़ क्रॉस कर गए, तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में प्रोविज़न रखा है कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, जैसे आपके घर में किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आप 30 डेज़ के बाद भी यहाँ जाओगे तो ये आपको इनकार नहीं कर सकते हैं सर्विस देने में। फर्स्ट अपील ऑफिसर के बारे में क्वेश्चन आपका ये आएगा, किसे इसके अंदर जुर्माना या दंड लगाने की शक्ति नहीं, तो वो फर्स्ट अपील ऑफिसर हो जाएगा। जब फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, फिर आपको जाना पड़ेगा सेकंड अपील ऑफिसर या द्वितीय अपील अधिकारी के पास विद इन 60 डेज। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो द्वितीय अपील अधिकारी है, इनको दंड या जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा पेनल्टी, फाइन, बट आप अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें एक लॉ का एक्चुअली ये टॉपिक है। इसके अंदर एक वर्ड आता है शास्ति। जब आप ये शब्द पढ़ोगे तो भी इसका मतलब यही होता है दंड और जुर्माना, पेनल्टी और फाइन। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये लॉ का वोकैब है, इसको शास्ति कहा जाता है इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे ये है, ये 500 से 5000 तक, जो द्वितीय अपील अधिकारी है वो 500 से 5000 तक का फाइन लगा सकते हैं प्रथम अपील अधिकारी और कर्मचारी पे। कब लगाएंगे? तब लगाएंगे जब इन्होंने इंटेंशनली ये सर्विस सिटीज़न को प्रोवाइड नहीं की है, या किसी व्यक्ति जो उनके पास आया था, इनको ये चीज़ें, यहाँ समस्या इनकी सॉल्व नहीं हुई थी। अगर वो इंटेंशनली के बाद अगर डिले करते हैं, यानी एम्प्लॉय और फर्स्ट अपील ऑफिसर हैं, वो इन सर्विस तो देना चाहते थे उस व्यक्ति को, पर ये डिले हो रहा है, तो 250 रुपया पर डे, 250 रुपीज़ पर डे इसके अंदर पेनल्टी का प्रोविज़न है, मैक्सिमम 5000 तक। अब फर्स्ट अपील ऑफिसर, सेकंड अपील ऑफिसर से भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है, एप्लीकेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकता है, वो स्वतः संज्ञान लेके कमेटी रिकमेंड करेगी और उनका सॉल्यूशन होगा। तब तक इनका जो कंपनसेशन है, जो एप्लीकेबल या पीड़ित व्यक्ति है, उनको जो क्षतिपूर्ति है वो इनकी पेमेंट या सैलरी से मिलेगी। ये आपका इस तरीके से राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट, गवर्नर। गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
और आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसके अंदर ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको दो चीज़ें पढ़नी है। कौन से तो फैक्चुअल चीज़ें, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स मतलब कहने का मतलब कौन से गवर्नर फर्स्ट थे, सेकंड कौन से रहे, किनके कार्यकाल के दौरान एक्सपायर्ड हो गए यानी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, या किनके ड्यूरेशन के अंदर एमरजेंसी लगी, किनको यहाँ पे कहने का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहे, कौन से यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रहे यहाँ पे। ये आपको गवर्नर के बारे में कुछ फैक्ट है वो याद रखने हैं। सेकंड फैक्ट के साथ इसके अंदर है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है आपको इनका वर्क एंड पावर, कार्य एवं शक्ति, इनके जो वर्क एंड फंक्शन है वो आपको पढ़ने कौन से हैं इसके अंदर वर्क और फंक्शन। जैसे आपको पता होगा इनका जो लेजिस्लेचर पावर है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, इनको आप अच्छे से पढ़िए। इनके अंदर पर्टिकुलर आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम विधायी शक्ति के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि विधानसभा जो आर्टिकल 168 है वो कहता है कि राज्य का विधानमंडल है उसके अंदर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल बनेगा इन अकॉर्डिंग टू 168 आर्टिकल। दूसरी बात है आपको ये पता है कि विधानसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन हैं इनको नियुक्त करते थे राज्यपाल। अभी रिसेंटली आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 से इनको हटा दिया गया है। अब कोई भी राज्यपाल किसी भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं करेगा। तीसरी बात है जो विधान परिषद में 1/6 हैं वो मेंबर भी गवर्नर नियुक्त करते हैं। उसके बाद है विधानसभा को डिसॉल्व करने का, विधानसभा को भंग करने का जो है वो भी पावर राज्यपाल के पास है आर्टिकल 174 के तहत। तो ऐसे जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां, इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर भी है। एग्जीक्यूटिव पावर में जैसे कोई भी अपॉइंटमेंट है, आरपीएससी के अध्यक्ष अपॉइंटमेंट करना, कोई आयोग के अध्यक्ष हैं, एसएचआरसी है, एसएचआरसी है, उसके बाद आप राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एक राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो इन चीज़ों के बारे में भी जो नियुक्ति का प्रावधान होता है ये राज्यपाल के पास है। और जुडिशरी में आप जानते हैं कि सज़ा को कम कर सकते हैं पर मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 161। एंड देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आपको राज्यपाल के लिए आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सीरीज़ है आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162। आर्टिकल 153 में क्या है कि यहाँ कहा गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। विद रेफरेंस ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर 1 और 2 स्टेट। यानी कहने का मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 154 के अंदर है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्टेड इन गवर्नर। तीसरा इसके अंदर आर्टिकल 155 में लिखा गया है, बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो इसके अंदर एक और वर्ड आता है प्रसाद पर्यंत, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद दूसरी बात आती है इनका टेन्योर। तो यहाँ पे इन जनरल 5 ईयर्स होता है, बट 5 ईयर्स यहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। प्रसाद पर्यंत इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहे इनको यहाँ रिमूव कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है या रीअपॉइंट कर सकता है, सब पावर होता है राष्ट्रपति के पास। अगर आपके अंदर ऑप्शन में आ जाए कि राष्ट्रपति राज्यपाल का इसके अंदर कार्यकाल है, आपको दिया गया 5 साल, 4 साल, 3 साल या कोई नियत नहीं, नो फिक्स, तो आपको राइट करना है नो फिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर है सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दूसरी बात कर दी आर्टिकल 157 की। आर्टिकल 157 के अंदर इसके अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर है। क्वालिफिकेशन क्या होगा? इंडियन सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूर्ण की हो और कोई भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 156 के बाद आर्टिकल 157 में निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई भी लाभ के पद पर हो या किसी विधानमंडल का सदस्य हो तो इसके अंदर राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट आर्टिकल 159, इसके अंदर शपथ का प्रावधान है कि इसको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको शपथ देते हैं। तो ये जो आर्टिकल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गवर्नर के, इसको आप याद करके जाना। एक प्रश्न इस आर्टिकल से रिलेटेड ज़रूर मिलता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कॉन्सेप्चुअल, तो आप जानते हैं जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें उसके बाद सबसे पहले गुरुमुख निहाल सिंह, यहाँ लिखा हुआ है गुरुमुख निहाल सिंह फर्स्ट राज्यपाल बने थे 1 नवंबर 1956 टू 62, और उससे पहले तो सवाई मानसिंह थे एकमात्र राज प्रमुख थे। अब ये सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, इसके साथ आपको एक फैक्ट याद रखना है, इससे पहले फॉर्मर सीएम थे दिल्ली गवर्नमेंट के, तो आपको याद रखना है पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली। उसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में आपको याद रखना है कि इमरजेंसी लगी थी फर्स्ट
डॉक्टर संपूर्णानंद के 1967 में, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं था, राष्ट्रपति शासन लगा, तब थे यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद गवर्नर। और उनके समय कौन थे सीएम? संपूर्णानंद के साथ सीएम कौन थे ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जब फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा। और ये तो आपको पता है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 67 में लगा, उसके बाद आपका 72, 80, 92 ये जो लगे राष्ट्रपति शासन, तो इसके अंदर फर्स्ट में डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पे गवर्नर थे। और सीएम का नाम आपको बताना है, तब सीएम कौन था। सेकंड जब लगे, उसके बाद है सेकंड की बात करते हैं, सेकंड राष्ट्रपति शासन के समय कौन लगे थे यहाँ पे गवर्नर, तो इनका नाम भी इसमें आएगा, अपन इसमें देखेंगे सीरीज वाइज। फोर्थ आप क्या है, सरदार हुकुम सिंह। ये जो सरदार हुकुम सिंह है, इनके बारे में एक फैक्ट है, ये कम समय तक रहे हैं। फोर्थ है, फिफ्थ है इसके अंदर जस्टिस जगत नारायण। ये जगत नारायण का सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा था, सॉरी ये कार्यवाहक थे, प्रथम राज्यपाल जगत नारायण, आपको याद रखना है, कार्यवाहक फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद आप देखें देशपाल वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी इनके समय फिर 77 के अंदर प्रेसिडेंट रूल रखा था, वेदपाल त्यागी। उसके बाद रघुकुल तिलक, ये भी रहे इनके समय, फोर्थ में प्रेसिडेंट रूल रहा था रघुकुल तिलक भैरों सिंह शेखावत के समय में। और आपको याद रखना है जो रघुकुल तिलक हैं, ये पहले आरपीएससी के चेयरमैन या मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नर के अंदर चलते हैं अपन, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। ये फाइनल जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, तब ये इसके अंदर एम चन्ना रेड्डी थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस अंशुमान सिंह, ये गवर्नर थे, ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इनके बारे में ये फैक्ट है। उसके बाद ये मदन लाल खुराना है राज्यपाल, ये मदन लाल खुराना पहले दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, ये पहली महिला राज्यपाल रही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, इनका कार्यकाल पद के दौरान निधन हुआ। उसके बाद आप देखते हैं श्रीमती प्रभा राव, ये भी कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ। और कल्याण सिंह, अभी इनका रिसेंटली निधन हुआ, और अभी हमारे प्रेजेंटली हैं कलराज मिश्र, यूपी के हैं, पहले मोदी गवर्नमेंट में एमएसएमई मिनिस्टर भी रह चुके हैं कलराज मिश्र। तो ये एक तरीके से आपको गवर्नर है, मैं आपको पूरा रिवाइज करा दिया गवर्नर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान विधानसभा के बारे में अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन में जैसे पेपर में आप देखोगे विधानसभा के संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉमन इलेक्शन कब हुए, प्रथम आम चुनाव कब हुए, वो डेट पूछी जाएगी। तो आपको याद रखना है जो हमारा फर्स्ट विधानसभा चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सीटें कितनी थी, तो 160 सीटें थी। उसके बाद आएगा परिसीमन आयोग आया था 1977 में, तो उसके बाद सीटें हो गई थी 200। फर्स्ट इलेक्शन 160 सीटों के लिए हुआ था, याद रखना है। और फर्स्ट हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे 1952। थर्ड चीज़ है इसके अंदर जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 1952, 29 मार्च 1952 को यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग या बैठक का प्रावधान हुआ था, या निर्वाचित सदस्य थे उनकी प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद विधानसभा के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर कुछ फैक्ट है, जैसे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको देखना है। या पूछा जाए पहली महिला विधायक कौन थी, तो आपको याद रखना है जैसे यशोदा देवी थे, बांसवाड़ा सोशलिस्ट पार्टी से, उनको प्रथम विधायक के रूप में था। प्रथम महिला मंत्री कौन सी थी, तो महिला मंत्री के अंदर आपका आ जाएगा कमला बेनीवाल। उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल इसके अंदर जोशी थे, उपाध्यक्ष के अंदर शक्तावत थे। तो ये जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, जो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस याद करना है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को आप कितना रिटेन कर पाते हैं ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सी विधानसभा का कार्यकाल कम था, किसका ज़्यादा था, जैसे फिफ्थ है उसका ज़्यादा रहा। उसके बाद आपको देखना है सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहा, यहाँ पे नाथूराम मिर्धा थे, वो लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ये जो फैक्ट है इसके बारे में आपको विधानसभा के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, विधानसभा के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको ये देखना है जो करंटली भी 15वीं विधानसभा है उसके अंदर किस तरीके का फॉर्मेट है, अभी कौन है, और स्पेशली इन रेफरेंस ऑफ
महिला के बारे में। और आप ये चीज़ ये भी याद रखें, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन चुनाव हुआ था उस समय आपसे प्रश्न पूछें कि महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, यानी कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो वहाँ पे ज़ीरो आपको फाउंड करना है या रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जब प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर महिलाओं कोई भी महिला नहीं थी। और अभी रिसेंटली 22 करंटली 15 जो विधानसभा है उसके अंदर 22 महिला विधायक हैं, 11 कांग्रेस से, 10 बीजेपी से हैं और एक आरएलपी से। तो अभी राइट नाउ 22 हैं। आपको याद रखना है, जब स्टार्ट हमारी विधानसभा हुई थी उस समय 4 उम्मीदवार वैसे थे महिला के, लेकिन वो उसके अंदर फाइनली इलेक्ट नहीं हो पाए, तो उस समय 0 थी, अभी 22 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा कि एकमात्र महिला अभी अध्यक्ष रही हैं अब तक, प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह, बीजेपी गवर्नमेंट वसुंधरा राजे के साथ 2013 टू 18। तो आपको ये जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये राजस्थान पॉलिटी के अंदर मेनली कॉन्सेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज़्यादा है। अगर आप इंडियन उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा मिलेगा। इसके अंदर पार्लियामेंट है, यानी जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको यहाँ बता दिया है और उसके बारे में पूरा डिस्कशन भी कर लिया है। और हमारा अब राजस्थान पॉलिटी का सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम कल फिर वापस मिलेंगे, कल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम वापस हिस्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर अल्टरनेट मिलते रहेंगे। पर आज की क्लास यहाँ फिनिश होती है, समाप्त कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे कल ज्योग्राफी के साथ। तो मैंने आपको जितना ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है, बैचेज़ में पढ़ा है, उन स्टूडेंटों के लिए भी कह रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कीजिए। आपका डेट है एग्ज़ाम का 8 या 7 मई। उससे पहले आप जितना भी यहाँ पे मॉड्यूल चल रहे हैं ये BCTQ के, टैक और नॉन टैक के, इलेक्ट्रिकल सिविल के भी सर आ रहे हैं, नॉन टैक पे मैं भी आ रहा हूँ, तो जो हमारा ये मॉड्यूल है आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और हमने इसका टाइम पीरियड भी 1 आवर तक रखा है, मैक्सिमम चीज़ें इन शॉर्ट नट एंड शेल में आपको बता दें। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहाँ होती है कंप्लीट, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।